हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप आवेश का वितरण किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने ये चीज जाना था कि रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, और उसमें हम लोगों ने उसके घनत्व के बारे में भी बात किया था। ठीक है, और आज उन तीनों का यूज यहाँ पे होने वाला है, जिसमें से सबसे पहला जो था आपका रेखीय आवेश घनत्व, उसका यूज इस वाले थ्योरम में होने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक आपके पास में अनंत लंबाई का चालक तार रहेगा और उस चालक तार के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप रेखीय आवेश घनत्व के बारे में जानते हो तो आज का ये टॉपिक आपके लिए एकदम मक्खन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल क्यू बाई स्मॉल एल। ठीक है, ये था रेखीय आवेश घनत्व। और आज के टॉपिक के लिए सबसे पहला आपका काम रहेगा, आपको फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिगर में क्या ड्रॉ करना है, आपके पास में चाहिए अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार। ठीक है, तो आप ड्रा करोगे सबसे पहले अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार। ठीक है, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है। ठीक है, जिसको आपने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है और इस चालक तार को आपने एक समान रूप से धन आवेश दे रखा है। ठीक है, इस पूरे चालक तार पे आपने Q आवेश दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लेते हैं इस चालक तार से R दूरी पर, ठीक है, इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P है और उसी P बिंदु पर हमको इस चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इतनी बात। अब आगे सुनना, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉसियन सरफेस के बारे में भी बात किया था। ठीक है, कि गॉसीय पृष्ठ क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर आपका आवेश किसी रेखा पर हो तो गॉसीय पृष्ठ जो हम लोग लेते हैं वो आपका बेलनाकार होता है, और अगर गॉसीय पृष्ठ बिंदु के जैसा हो या फिर किसी आयतन में हो तो आप गॉसियन पृष्ठ जो लेते हो वो आपका गोलाकार होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो लाइन हमने ड्रॉ करी है उस लाइन पर एक समान रूप से आपने आवेश को वितरित करा है। ठीक है, मतलब जो आवेश दिया गया है वो आवेश एक रेखा के अनुदिश है। क्लियर है इतनी बात, आवेश जो है एक रेखा के अनुदिश है। इसका मतलब इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें रेखीय आवेश घनत्व मिलेगा। एक चीज तो ये हो गई कि अगर आवेश एक रेखा के अनुदिश है तो आपको रेखीय आवेश घनत्व मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आवेश रेखा पर है तो आपको गॉसीय पृष्ठ जो लेंगे वो बेलनाकार होगा। ठीक है, आप जो गॉसियन पृष्ठ लोगे वो बेलनाकार होगा। क्लियर इतनी बात। तो आगे ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसके लिए अगर हम गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। बेलनाकार मतलब इस चालक तार के लिए आप एक बेलनाकार पृष्ठ बना लो। ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ ड्रॉ कर लो। ये हो गया आपका एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, जो हमने डॉटेड लाइन वाला दिखाया है ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और ये बीच वाला एक तार है, चालक तार। ठीक है, जो अनंत लंबाई का है। अब आगे ये मान लेते हैं आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया है
ठीक है। उस गॉसियन सरफेस की लंबाई है स्मॉल एल, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है स्मॉल एल। ठीक है, आपने जो गॉसियन पृष्ठ लिया था उस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई है स्मॉल एल और उसकी त्रिज्या आप कह सकते हो आर है। ठीक है, त्रिज्या आप कह सकते हो आर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस गॉसियन पृष्ठ में आपको 3 पृष्ठ देखने को मिलेगा। 3 पृष्ठ का मतलब है, एक इसको कहते हैं पहला पृष्ठ, ये हो सकता है इसका दूसरा पृष्ठ और ये होगा इसका तीसरा पृष्ठ। मतलब ये वाला हिस्सा जो है बेलन का, ये ऊपर वाला पहला पृष्ठ हो गया, ऐसा ही ठीक नीचे भी है तो इसको हमने नाम दे दिया ये तीसरा पृष्ठ है, और बीच वाला ऐसा है ना, बेलन के जैसा है तो उसको हमने नाम दिया कि वो दूसरा पृष्ठ है। ठीक है, तो आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया था उस गॉसियन सरफेस में आपके पास में 3 पृष्ठ हैं, उसमें से एक है S1, दूसरा है S2 और तीसरा है S3। ठीक है, अब आगे आपको अगला काम क्या करना है, आपने जब इस आवेश का घनत्व निकालना होगा तो क्या करोगे आप जानते हो उसमें आपको मिलेगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, आपको इसमें मिलेगा रेखीय आवेश घनत्व। और क्यों मिलेगा, तो इसका रीजन ये है कि आपका जो आवेश है एक रेखा के अनुदिश वितरित किया गया है और उस रेखा पे जो आवेश है Q है और उस रेखा की लंबाई L है। इसकी वजह से आपको जो आवेश घनत्व मिलेगा वो रेखीय आवेश घनत्व मिलेगा। और आप जानते हो रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से दिखाते हैं। तो लेमडा इज इक्वल होगा, आवेश का मतलब है इस पे हमने Q आवेश दिया था और तार की लंबाई हमने मानी है L, तो लेमडा बराबर आपको मिलेगा Q अपान L। और आप यहीं से अगर Q की वैल्यू निकालना चाहो तो Q बराबर आपको मिलेगा, इस L से लेमडा में मल्टीप्लाई कर लो तो Q मिल जाएगा। तो Q बराबर लेमडा इंटू L, ये हो जाएगा आपके आवेश की वैल्यू और इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया कि रेखीय आवेश घनत्व हम लोगों ने निकाल लिया और इसमें हम लोगों ने गॉसियन सरफेस की कल्पना कर ली। आपको S1, S2 और S3 सरफेस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर निकालनी है। ठीक है, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप जानते हो प्लस Q आवेश दिया गया है, तो प्लस Q आवेश के लिए पहले आप S1 सरफेस के निकाल लो। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण S1 पृष्ठ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, फिर S2 पे निकालो, फिर S3 पे निकालो, फिर तीनों को आप जोड़ दो तो आपको इस पूरे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो काम रहेगा हम लोग का पहला, ये प्लस Q आवेश दिया गया है तो प्लस Q आवेश के लिए अगर आप S1 बिंदु पे या फिर S1 पृष्ठ पे एक छोटा सा पॉइंट मान लो, उस छोटे से पॉइंट के लिए प्लस Q आवेश के कारण S1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर दिशा निकालोगे तो आप जानते हो बाहर की ओर मिलेगा। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो बाहर की तरफ काम करेगा। दूसरा, अगर आप प्लस Q के कारण S2 पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वो भी आपको बाहर की तरफ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो प्लस के लिए हमेशा बाहर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र और माइनस के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, और S3 सरफेस पे भी एक छोटा सा पृष्ठ मान लो, यहाँ पे भी एक छोटा सा पृष्ठ हम लोग मान लेंगे। ठीक है, S3 पृष्ठ पर भी एक छोटा सा पॉइंट मान लो, उस छोटे से पॉइंट पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो यहाँ पर भी प्लस Q वही लगेगा, तो आपको वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, मान लेते हैं E3 बाहर की तरफ। ठीक है, इतनी बात, ये आपका E1, E2 और E3। अगला काम आपका है इस S1, S2 और S3 पे आपने जो छोटा छोटा पृष्ठ लिया है उस छोटे छोटे पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश निकाल लो। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश निकालो। तो ऊपर वाला पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस तरीके का मतलब ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश आप जानते हो लंबवत नीचे की ओर या फिर लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, और जो तीसरा पृष्ठ है वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो पहले और तीसरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा
वो ऐसे नीचे की तरफ हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ हो सकता है। तो आप नीचे वाला या फिर S3 के लिए अंदर वाला और S1 के लिए इधर का अंदर वाला नहीं ले सकते, क्योंकि आप जानते हो ये पूरा का पूरा एक बंद पृष्ठ है ना, पूरा का पूरा एक बंद पृष्ठ है। और बंद पृष्ठ या फिर कह सकते हो 3D है। 3D वाले में आप अंदर के क्षेत्रफल सदिश को कैलकुलेट नहीं करते हो, ये हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। तो S1 पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं ऊपर की तरफ लंबवत बाहर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश है dA, क्योंकि हमने छोटा सा पृष्ठ माना था। ठीक है। S2 पृष्ठ पे S2 वाला आपका ऐसे रखा गया है ना, तो इस वाले पृष्ठ पर लंबवत ऐसे बाहर की तरफ मिलेगा। तो S2 पृष्ठ पे आप लंबवत क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो इस तरीके से मिलेगा वेक्टर dA। ठीक है। और S3 पे S3 वाला तो आप देखो S1 और S3 सेम सेम है, तो S3 का हम लोग नीचे की तरफ मान लेते हैं वेक्टर dA। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले पृष्ठ में E1 और dA के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, E2 और dA के बीच का एंगल जो है वह 0 डिग्री, और E3 और dA के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर इतनी बात। अगला काम आपका सुनना, ये फिगर ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, हर एक पृष्ठ के लिए आपको गॉस के प्रमेय से इनका वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और गॉस के प्रमेय से इनका वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, तो पहले आप अप्लाई करो गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम से। और आप जानते हो गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। यही होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। और बंद समाकलन ई डॉट डी ए, ये जो आपने समाकलन लगाया है, ये समाकलन मतलब आप इस पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हो, तो यहाँ पे आप सरफेस लगा लो। ठीक है। एस का मतलब है कि इस पहले दूसरे तीसरे इन तीनों पृष्ठ के लिए ये हो जाएगा यस। ठीक है। तो यस लगाने का मतलब इतना हो गया कि आप पहले दूसरे तीसरे को एक जगह पे एस मान सकते हो। मतलब एस की वैल्यू हो सकती है S1 पृष्ठ प्लस S2 पृष्ठ प्लस S3 पृष्ठ। ठीक है। तो आप इनको अगर अलग अलग भी लिखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बंद समाकलन पहले S1 पृष्ठ के लिए अगर आप निकालोगे तो S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस बंद समाकलन S3 ई डॉट डी ए पूरे के बराबर में आपको मिलेगा Q बाई अपसेलन नॉट। ठीक है। यस का मतलब ये था कि S1 S2 S3 तीनों के लिए आप जब E डॉट डी ए निकालोगे तो S1 के लिए मिलेगा S1 E डॉट डी ए, S2 E डॉट डी ए और S3 E डॉट डी ए। ठीक है। आगे बात करें, अगर आप S1 E डॉट डी ए, S2 E डॉट डी ए और S3 E डॉट डी ए अलग अलग निकालोगे तो अलग अलग निकालने के लिए आप क्या करो, पहले तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इस फिगर में आप जानते हो S1 और ये E1 के बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है। और देखो S1 और S3 दोनों एक जैसा है, तो जो भी आप S1 और S3 के लिए करोगे काम दोनों में बराबर होगा। तो आप लिखो चूंकि S1 और S3 के लिए वेक्टर E तथा DA के बीच का कोण, DA के बीच का कोण 90 अंश है। ठीक है। DA के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश है। क्लियर है इतनी बात। S1 और S3 के लिए दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आगे जब आप बंद समाकलन S1 E डॉट डी ए निकालोगे और प्लस बंद समाकलन S3
ई डॉट डी ए, ये दोनों आपस में देखो बराबर हैं, तो आप इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। S1 ये S1 है, S1 ई डॉट डी ए बराबर S3 ई डॉट डी ए, और इनकी वैल्यू कितनी आएगी तो आप जानते हो ई डॉट डी ए बराबर कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा। ई डॉट डी ए को आप ऐसा लिख सकते हो ना, ई डी ए कॉस थीटा, और ई डी ए कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू लिख लेना, कॉस 90 बराबर होता है 0, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब S1 ई डॉट डी ए और S3 ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू हो गई 0, बराबर है। अब आपके पास में सिर्फ एक बचा है S2 वाला पृष्ठ, और S2 वाले पृष्ठ के लिए भी निकाल दो। तो आप देखो S2 वाले पृष्ठ के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, तो S2 के लिए जब आप निकालोगे बंद समाकलन S2 ई डॉट डी ए, तो आपको मिलेगा बंद समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है। S2 के लिए जो थीटा है वो आपका 0 डिग्री है ना। S2 के लिए देखो E और DA एक ही दिशा में है, तो S2 के लिए E डॉट DA एक ही दिशा में, तो मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, और आप cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री पुट कर लो, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इधर लिख लेना cos 0 बराबर होता है 1, ठीक है। और cos 0 बराबर अगर 1 रह जाएगा तो आपको मिलेगा बंद समाकलन EDA, ठीक है, बंद समाकलन EDA, और ये S2 पृष्ठ का है, बंद समाकलन EDA S2 वाले पृष्ठ का है। तो आगे आपको मिलेगा बंद समाकलन S2 EDA। आप यहां से E को बाहर कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो समाकलन में D जिसके साथ लगा होता है वही अंदर रहता है, बाकी को कांस्टेंट मान के हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो E को हम बाहर करेंगे और DA को अंदर छोड़ दो, तो आपको मिलेगा E बंद समाकलन S2 DA, और बंद समाकलन S2 DA का मतलब है कि S2 वाले पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। बंद समाकलन S2 DA का मतलब है, देखो DA का मतलब होता है छोटा क्षेत्रफल, समाकलन लगा दिया आपने तो उस छोटे का पूरे हिस्से का क्षेत्रफल उसका मतलब होता है, ठीक है। और S2 है तो S2 का मतलब होता है कि ये वाला पृष्ठ, ठीक है, इस वाले पृष्ठ का, ये जो पृष्ठ है ना ये वाला, इतने नीचे ये बीच वाले पृष्ठ का आपको निकालना है पूरा क्षेत्रफल, और ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, जो बीच वाला क्षेत्रफल है ये जो बीच वाला पृष्ठ है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो आप इधर लिख सकते हो आगे E इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसकी जगह पे बंद समाकलन S2 DA की जगह पे लिख सकते हो आप बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ये E तो अपनी जगह पे, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, आर का मतलब होता है बेलन की त्रिज्या और एच का मतलब होता है बेलन की ऊंचाई। चेक कर लो, बेलन की त्रिज्या आर है, ठीक है, और ऊंचाई जो है इसकी एल है, मतलब आर तो करेक्ट है पर एच की जगह पे आप रख लो एल, ठीक है, एच की जगह पे एल। तो आपको मिल गया बंद समाकलन S2 E डॉट DA बराबर E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एल। और आपने इसे इक्वेशन 2 बना लिया था, इसको बना लो इक्वेशन 3, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। तो अब आपका अगला काम है इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इन दोनों से और इससे आप जो वैल्यू मिली है आपको S1, S3 और S2 की, उठा के आप इक्वेशन सेकेंड में रखो, और इक्वेशन सेकेंड में अगर आप वैल्यू पुट अप करते हो तो आपको ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट और E की वैल्यू उधर से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका अगला काम होगा समीकरण 2 में
3 और 4 से मान रखने पर, 3 और 4 से मान रखने पर, जब समीकरण 3 और 4 से आप मान रखोगे तो आप जानते हो क्या मिलेगा। ये इधर लिखते हैं, मान रखो तो S1 E डॉट डी ए और S1 E डॉट डी ए की वैल्यू है 0, ठीक है 0 प्लस S2 E डॉट डी ए, S2 E डॉट डी ए की वैल्यू है E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल प्लस S3 वाला है और S3 वाले की वैल्यू कितनी है, ये 0 प्लस 0 इज इक्वल क्यू बाई अपसाइलन नॉट है, ठीक है। S1 की वैल्यू हमने 0 निकाली थी, 0, S2 की वैल्यू E इंटू 2 पाई आर एल, तो E इंटू 2 पाई आर एल प्लस S3 की वैल्यू 0 कैलकुलेट की गई, तो 0 बराबर है क्यू बाई अपसाइलन नॉट, बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट, ठीक है। आगे आप इधर से Q की वैल्यू पुटअप करने वाले हो, यहां से Q की वैल्यू वहां पे पुटअप कर लो तो आपको मिलेगा ये E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपान अपसिलन नॉट, ठीक है। Q की वैल्यू लेमडा इंटू एल, तो लेमडा एल पुटअप कर लो तो लेमडा एल बाई अपसिलन नॉट। चेक करो L और L दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। L से L कट जाएगा, आपको बचेगा E इंटू 2 पाई आर बराबर लेमडा बाई अपसाइलन नॉट, और E इंटू 2 पाई आर इधर गुणा में है, उसको उस साइड भेजो तो भाग में चला जाएगा, और भाग में जाने का मतलब E बराबर आपको मिलेगा 1 अपान 2 पाई अपसाइलन को पहले लिख लो, ठीक है। 2 पाई अपसाइलन आर भी उसी साइड में गया है और लेमडा आपका बचा है, तो लेमडा बटे आर, ठीक है, लेमडा बटे आर। ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ये एप्सिलॉन आपका इधर कर दिया मैंने और लेमडा को, ये आर को थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो 2 पाई आर और लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू मिल गई आपको 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर, और यही होता है ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इस बिंदु P पे जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी उसकी वैल्यू है इतना 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा और एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, पहले आपको एक अनंत लंबाई का चालक तार बनाना है, ठीक है। चालक तार बनाने के बाद आपको इस पूरे तार पे प्लस क्यू आवेश देना है और ये मान देना है कि पूरे तार पे जो आवेश है वो क्यू है। उसके बाद इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P लेना है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये आप एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे, क्योंकि आपने आवेश एक रेखा पे दिया है तो आपका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। उसके बाद गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मिलेगा 3 पृष्ठ, इसमें से एक का नाम होगा S1, दूसरे का S2 और तीसरे का S3। फिर उन तीनों पृष्ठ के लिए आपको E और DA बनाना होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है रेखीय आवेश घनत्व का, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपने रेखा पे आवेश दिया था, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है लेमडा इज इक्वल क्यू बाई एल, और क्यू की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, इतना मिलेगा। फिर आप गॉस का नियम अप्लाई करोगे और गॉस का नियम होता है फाई इज इक्वल बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यस का मतलब हमने पहले भी बताया, एस का मतलब ये तीनों पृष्ठ को आप जोड़ के लिखने वाले हो, ठीक है। इन तीनों पृष्ठ को एक जगह पे लिखोगे, उसको लिखने के लिए आप एस वाला सिंबल यूज कर सकते हो। एस की जगह पे आप ए भी लगा सकते हो। एस का मतलब होता है पृष्ठ, तो आप यस लगाओ या फिर ए भी लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि इसमें से पहले से ही 3 पार्ट है S1 S2 S3, तो उनके लिए आप जब E डॉट डी ए निकालोगे
तो S1 पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए आपको इधर मिलेगा 0 डिग्री, क्योंकि S1 पृष्ठ पे E और DA के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0, और इस वजह से आपको S1 E डॉट डी ए की वैल्यू मिलेगी 0। उसके बाद आपको S2 E डॉट डी ए निकालना है, और S2 E डॉट डी ए चेक कर लो, E और DA के बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपको वैल्यू मिलेगी S2 के लिए E डॉट DA का E इंटू 2πRL। ठीक है। उसके बाद S3 पृष्ठ के लिए जब आप निकालोगे तो S3 के लिए E और DA के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री, और उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। तीनों की जो वैल्यू आपने निकाली है S1 S2 S3 का, उसको आपको इन इक्वेशन सेकंड में पुटअप करना है, और इक्वेशन सेकंड में जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आपको मिलेगा 0 प्लस E इंटू 2πRL प्लस 0 इज इक्वल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद E इंटू 2πRL और ये Q की वैल्यू पुटअप कर लो, इधर से Q बराबर लेमडा इंटू एल पुटअप करोगे तो आपको मिलेगा लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, ये 2πr को नीचे भेज दो क्योंकि गुणा में तो जाएगा तो भाग करेगा, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल 1/2π एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे r, और यही होता है आपका अनंत लंबाई के एक समान रेखीय आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये था आज का पूरा टॉपिक, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।